नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। 5 बज चुके हैं, लेकिन 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। लेकिन 5 बजे की 3 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, ये सबसे बड़ी खबर। इसके अलावा पाक प्रेम पर योगी स्ट्राइक, ये भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा 5 बजे की जो तीसरी बड़ी खबर है, राहुल गांधी नाराज है कमलनाथ से। हालांकि कमलनाथ अपने आप से नाराज नहीं है, वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी नाराज है कमलनाथ से। 5 बजे की 3 बड़ी खबर। लेकिन 1 घंटे बाद क्या होगा, क्या कहने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ऐतिहासिक संबोधन, कोरोना काल का 7वां संबोधन। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? क्या लोग सुनना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री का संदेश क्या चाहता है देश? कोरोना से कितनी लड़ाई बाकी, और भारत इस वक्त खड़ा कहां है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? क्या भारत में कोरोना का अनुशासन टूट रहा है? मतलब कोरोना से लड़ाई का क्या आज अंतिम संकल्प? कोरोना का इलाज आज ऐलान, मतलब ऐलान आज। प्रधानमंत्री का संदेश आपको बता दें, अब से 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस संबोधन होने जा रहा है। यह 8 महीने में 7वां संबोधन है प्रधानमंत्री का। 19 मार्च को प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ था, 24 मार्च को, 3 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 12 मई को, 30 जून को, और फिर 20 अक्टूबर को जो है अब फाइनली ये 7वां संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। 1 घंटे का और इंतजार, और उसके बाद इन तमाम सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, क्या कोई गुड न्यूज देंगे प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? क्या किसी तरीके के कोई गुड न्यूज का ऐलान किया जा सकता है? वैक्सीन को लेकर भारत कहां खड़ा है आज? आप, मैं, हर कोई जानना चाह रहा है कि वैक्सीन का क्या होगा। अगर 9 अलग अलग स्तर पर कोरोना की वैक्सीन का काम ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, तो 3 जो है इंडिया के लेवल पर चल रही हैं, जो 4th स्टेज पर है। ये एक बड़ा सवाल है कि वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज आ सकती है क्या? भारत की लड़ाई जो है वो कड़ाई से अब नहीं हो रही है? कोरोना अनुशासन क्या टूट रहा है? कोरोना को क्या देश को धैर्य संयम की परीक्षा या शिक्षा दे सकते हैं? संक्रमण के संपूर्ण इलाज का क्या ऐलान आज हो सकता है? क्या होगा? क्या किसान बिल को लेकर बोला जा सकता है? क्या बिहार की पॉलिटिक्स को लेकर बोला जा सकता है? बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मेरे जहन में हैं। समझने की कोशिश करते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम कहां खड़े हैं, और इसके अलावा और जो दूसरे मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप उनको देख पा रहे हैं। संबित, स्वागत आपका। आलोक मेहता, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। घनश्याम, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तहसीन मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और शेफाली वैद्य हैं, वो मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। संबित, शुरुआत आप ही से। 1 घंटे का इंतजार है। आप भी नहीं जानते क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री। जो सोचेंगे वो तो कभी नहीं बोलेंगे। सरप्राइज हमेशा रहता है प्रधानमंत्री के संबोधन में, इतना हम कह सकते हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हिंदुस्तानी, ये तो मैं कह सकता हूं ना। देखिए अमन जी, वैसे आपकी आवाज़ आ नहीं रही है, मगर थोड़ी बहुत जो हल्की सी आवाज़ में सुन पाया हूं उसके आधार पर मैं उत्तर देता हूं। आप स्वाभाविक रूप से मुझसे पूछ रहे होंगे कि क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री, और कोरोना के विषय में आप शायद पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके पीसीआर से मैंने कहा है कि मेरी आवाज़ को ठीक करे। मगर फिर भी मैं इतना आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, ये केवल प्रधानमंत्री ही जानते हैं। मगर इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक संवाद का सिलसिला प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में और उससे पहले भी हमेशा जारी रखा है। आप याद करिए, हर विषय पर, जो भी विषय देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, उन सभी विषयों को लेकर प्रधानमंत्री समय समय पर देश के साथ सीधा संवाद करते हैं। देश के इतिहास में ऐसे विरले प्रधानमंत्री होते हैं जिनका एक कनेक्ट डायरेक्टली पब्लिक के साथ होता है और डायरेक्टली पब्लिक उनको सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी प्रकार के प्रधानमंत्री हैं जिनके कहने पर देश ने हर बात को माना है। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अनुशासन को मानते हुए हर विषय को माना है। जैसा आपने भी बताया, ये कोरोना के समय में 7वां उनका एक संबोधन राष्ट्र के नाम पे होगा। किस विषय पे बताएंगे ये तो 1 घंटे में हम सबको मालूम पड़ेगा, मगर 2-3 बड़ी विषय है। आपने कहा जहां तक कोरोना की लड़ाई है, ये तो हिंदुस्तान बिल्कुल आगे बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। टेकिंग इनटू अकाउंट जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, उन सबको अगर हम ध्यान से देखें
तो हम पाएंगे कि बड़े बड़े देश जिनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बड़े बड़े देश जिनके की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, उनके बनिस्बत हिंदुस्तान ने जो लड़ाई लड़ी है वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। और कल खुद आपके चैनल पे सुधीर चौधरी जी ने जो इंटरव्यू गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का लिया है, अमित शाह जी ने भी कहा, बिना किसी राजनीति के कहा कि केंद्र सरकार ने भी लड़ा है और तमाम राज्य सरकारों ने भी अच्छी लड़ाई कोरोना के खिलाफ एक प्रस्तुत किया है। देखिए, मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी ही है कि जहां तक कोरोना की लड़ाई है उसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 3 दिन पहले ही जिस प्रकार से शशि थरूर जी ने पाकिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल में लाहौर में कंप्लेंट किया था कि बनिस्बत पाकिस्तान इंडिया सही तरीके से कोरोना के लड़ाई को लड़ नहीं पाई थी, वो अपने आप में बहुत दुखद है। मुझे लगता है जो भी आज प्रधानमंत्री कहेंगे हम सब पालन करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी का ट्वीट आ गया सर, ना हो इतनी आशा में। एक राहुल गांधी का ट्वीट आ गया सर, ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि आप इन योर 6 PM एड्रेस प्लीज टेल द नेशन द डेट बाय विच यू विल थ्रो चाइनीज आउट ऑफ इंडियन टेरिटरी। 6 बजे बता देंगे कि भाई डेट बता दीजिए, चाइना को कब बाहर फेंकने जा रहे हैं आप लोग। राहुल गांधी का भी अभी ट्वीट आया सर, मैंने इसलिए स्क्रीन पर डलवा दिया। ये अभी ट्वीट किया राहुल गांधी ने, 6 बजे के एड्रेस में प्लीज बता दीजिए नेशन को, राष्ट्र को डेट बता दीजिए कि चाइना को कब बाहर फेंकेंगे, जैसे वो 15 मिनट में फेंक रहे थे सर। नहीं, ये राहुल गांधी को कैसे मालूम पड़ा है कि चाइना अंदर घुसा हुआ है? राहुल गांधी को किस पर विश्वास है? जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 इंच जमीन गई नहीं है, जब रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने सारे सांसदों के सामने संसद के सत्र में कहा 1 इंच जमीन गई नहीं है, सीडीएस ने कहा कि 1 इंच, जनरल बिपिन रावत ने कहा 1 इंच जमीन गई नहीं है और हमारी देश की जो संप्रभुता है वो अक्षुण्ण है, आर्मी के चीफ नरवणे साहब ने कहा 1 इंच जमीन गई नहीं है, तो ये राहुल गांधी कहां से ये इंफॉर्मेशन लाते हैं कि हमारी जमीन चली गई है? क्या डायरेक्टली शी जिनपिंग के साथ बात करके ये सब निर्णय लेते हैं? देखिए, मुझे इस कांग्रेस पार्टी के विषय में बात ही नहीं करनी है। मुझे तो लगता है ये कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी मैदान तैयार कर रही है पाकिस्तान और चीन में। इंडिया में तो इनका कुछ होने वाला है नहीं, ये चीन और पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ेंगे, तभी जाके शशि थरूर आप देखिए लाहौर को एड्रेस कर रहे हैं। उनको लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि आप बताइए ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर अत्याचार, मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं, महत्वपूर्ण बात बता के समाप्त कर रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर भारत की सरकार अत्याचार कर रही है, ये आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कह के किसके हाथों को मजबूत करते हैं? चीन जो कहता है आप भी वही कह रहे हैं। चीन अरुणाचल को लेकर, लद्दाख को लेकर उसे कॉन्टेंशियस इशू बनाता है और ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारत की सरकार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बेईमानी कर रही है, जबकि हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। आप किसके हाथ को मजबूत कर रहे हैं कि अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कायर है, छुपा हुआ है, डरा हुआ है, सरेंडर्ड है, ये चीन के हाथ को मजबूत करने की जो कोशिश है ये उचित नहीं है। ठीक है, तहसीन पूनावाला अगर मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं, तहसीन और घनश्याम भी है लगातार मेरे साथ। तहसीन, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, आप लोगों को तो वैसे ही लगता है कि भारत से अच्छा पाकिस्तान कर रहा है, तो आप लोग हो सकता है कि इमरान खान के एड्रेस का वेट कर रहे हो, लेकिन 6 बजे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? 2 चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं व्यक्तिगत तौर से, कि प्रधानमंत्री दोबारा से झूठ ना बोले मुल्क से और कोई मास्टर स्ट्रोक ना करे, क्योंकि इनके मास्टर स्ट्रोक से इन्होंने इस मुल्क की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और झूठ ना बोलना बहुत बड़ी अपेक्षा है, लेकिन ये प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं कर सकते, ये हर चीज में झूठ बोलते। इन्होंने झूठ बोला कि सबकी स्क्रीनिंग हुई थी कोविड को लेकर, वो झूठ निकला। इन्होंने झूठ बोला 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे, वो झूठ निकला। इन्होंने झूठ बोला नोटबंदी के बाद काला धन बंद होगा, ये हर चीज में झूठ बोलते। झूठ बोलना बंद करते प्रधानमंत्री जी, बस यही 2 अपेक्षा है। नहीं, इमरान खान सच्चे हैं? कौन इमरान खान? नहीं, क्योंकि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी को लगता है ना कि भारत से अच्छा पाकिस्तान कर रहा है सर, इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी, आप लोगों को लगता है राहुल गांधी के कहने पर जो शशि थरूर ने स्टेटमेंट दिया था कि भारत से अच्छा पाकिस्तान कर रहा है, तो आज मोदी जी के एड्रेस का वेट हो रहा है या इमरान खान के एड्रेस का वेट हो रहा है सर? अगर आप मुझे तो नहीं टोकेंगे, मैं 10 सेकंड अपनी बात बिल्कुल नहीं सर, बोलिए ना सर। लगातार इस चैनल पर और अन्य चैनलों पर बीजेपी के प्रवक्ता और मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है कि भारत की कोविड को लेकर लड़ाई दुनिया विश्व में सबसे अच्छी है, जबकि सिर्फ हमारे नेबरहुड में सबका डेटा दिखाता है कि भारत हमारे नेबरहुड। आपको भी लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है भारत से? ठीक है, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा है भारत से? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि इमरान खान ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मोदी से? मुझे बोला, आप बोलने देंगे, अभी आप काटो। नहीं, आप बोलिए, कंडेम करिए ना जो शशि थरूर ने कहा, बात खत्म। जलेबी नहीं बनानी चाहिए। क्या इमरान मोदी से अच्छा कर रहे हैं?
मोदी जी इकोनॉमी और कोविड को लेकर भारत की छोड़िए ना, क्या इमरान मोदी से अच्छा कर रहे हैं, हाँ या ना? मोदी जी क्या इमरान मोदी से अच्छा कर रहे हैं, हाँ या ना? बेकार कर रहे हैं इकोनॉमी और इमरान से भी बेकार कर रहे हैं मोदी। वाह, अब आप लोग तो भक्त हैं भाई इमरान। आरती उतारिए ना इमरान खान की जाकर, डीपी चेंज कर दीजिए सर। आप लोग तो भक्त हैं इमरान खान के। नरेंद्र मोदी जी को मोदी जी इमरान खान से बेकार काम कर रहे हैं, आप लोग तो फैन है सर इमरान खान। और इकोनॉमी हद को है लेकर, सर, हद है। कोविड और इकोनॉमी को लेकर भारत सबसे खराब सर पैरों स्थिति की है। जूती भी नहीं है पाकिस्तान, हमारे पैरों की जूती भी नहीं है पाकिस्तान। जैसा हम लोग काम कर रहे हैं ना सर, जैसा भारत काम कर रहा है, पूरी दुनिया सर इस वक्त भारत और इंडिया कर रही है। आप लोग इमरान, मैंने सीधा सवाल पूछा, मुझे हैरानगी होगी कि इमरान बेटर काम कर रहे हैं, मोदी आप कह रहे हैं इमरान, आपको इमरान खान बेटर, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, बिहार बोधगया से हैं। रविंद्र कुमार इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आऊंगा, शेफाली वैद्य और घनश्याम मैं आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश क्या सुनना चाहता है देश। रवि, देखिए लोग खड़े हैं और उनसे ही सीधे बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में उत्सुकता रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनमें भरोसा है, इस वजह से देखिए कई सारे ऐसे उनके संबोधन हुए हैं जिसको लेकर लोगों का दिल धड़कता है, लोगों को डर भी लगता है कि आखिर प्रधानमंत्री क्या ऐलान करने वाले हैं। कुछ लोगों को भरोसा ये है कि जो करेंगे वो सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। हमारे साथ दो अलग अलग पक्ष के लोग हैं, यहाँ बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आज देश को संबोधन करने वाले हैं 6 बजे? इससे पहले कई संबोधन प्रधानमंत्री कर चुके हैं, जनता उनकी बात को मानती है, कहते हैं तो ताली बजाती है, थाली भी बजाती है, दीप भी जलाती है। तो जनता को क्या भरोसा है कि प्रधानमंत्री 6 बजे क्या करने वाले हैं? कोरोना वायरस का कुछ ये भी आ सकता है, वैक्सीन भी आ सकता है, ये भी कहा जा सकता है। देखिए देश के प्रधानमंत्री बीच बीच में जो भी होती है उनकी बात में तो दम रहती है, जो कहते हैं वो जनता स्वीकार करती है और उनके भाषण को सुनती है, ये उनकी उपलब्धि आती है, उन पर मानते हैं, ये बड़ी विश्वास की बात है। आपको विश्वास है प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई विश्वास नहीं। जो भी बोल रहे हैं, कागज पर बोल रहे हैं, धरती पर कुछ नहीं उतर रहा है, झूठा बात है। आप भी एक पक्ष है, कुछ नौजवान लोग भी हैं। प्रधानमंत्री, जो कि आप तो लगाए राजद का लगाए हो, तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ही बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर आपकी क्या सोच है? हमसे तो सोच है सर, वो जितना भी वादा बोलते हैं वो झूठा बोलते हैं। जब 2019 में चुनाव आया था तो पुलवामा में पाकिस्तान और हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ा दिया अपना वोट बटोरने के लिए, और जब उसका चुनाव आता है तो ऐसा। आपको क्या है, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, क्योंकि आमतौर पर प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण होता है उस लोगों को इंतजार करते हैं, कई लोगों को डर भी लगता है, ऐसा नहीं आप लोगों को डर लग रहा है कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले? हम लोग युवा तुर्क हैं और कभी वो मन की बात करते हैं, कभी संबोधन करते हैं। हम लोग तो मन की बात, हमारा हिंदुस्तान जो है सर, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में लोगों की मन की बातों को, उनके कष्टों को सुनना। आज प्रधानमंत्री संबोधन करने वाले हैं 6 बजे। तो आप जो बीजेपी से हैं, ये लोग आरजेडी से हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग? क्या भरोसा है कि प्रधानमंत्री क्या करेंगे आपके लिए? आज कोरोना वायरस का वैक्सीन भी आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। सब चीज करेंगे, सब चीज का कर रहे हैं, और यहाँ तो जर्रा बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम थोथी दलील दे करके किसी को हम अथी भरमा नहीं सकते हैं। आप देख रहे हैं सारा विश्व आप पर नजर लगा। अब एक बार रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, 48 मिनट बाकी है। रविंद्र, 48 मिनट बाकी है, और जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो अगर राष्ट्र को संबोधित करना चाहता है तो 130-135 करोड़ की आबादी जरूर सुनना चाहती है कि वो उसके भले के लिए क्या कहने वाले हैं। और जाहिर तौर पर कोरोना काल में 7वां जब उनका संबोधन है, तो इसके पहले जो 6 संबोधन उनका रहा है, तो कहीं नहीं कि देश के लोगों से संबंधित रहा है, चाहे आर्थिक पैकेज को लेकर हो या कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर हो। इन सभी बातों को अगर देखा जाए तो वो अपनी बात, जैसा कि लोग विरोधी भले कहते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, लेकिन वो देश की शायद बात करते हैं ज्यादा, और यही वजह है कि विपक्षी दलों के नेता उनकी बात को पचा नहीं पाते होंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, तो उसमें माना जा रहा है कि कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर जो डेवलपमेंट हुआ है, जो पिछले 2 दिन पहले उन्होंने बड़ी मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने एक गाइडलाइन भी दिया था, उसके पहले एक एजेंडा भी तय किया था, तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर होगा और लोगों के राहत को लेकर होगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका, रवि त्रिपाठी आपका। अब मैं डिबेट की तरफ लौट रहा हूं। घनश्याम, आपको भी लगता है कि इमरान बेटर कर रहे हैं, जिस तरह तहसीन को लगता है कि पाकिस्तान और इमरान खान मोदी से बेटर कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? वैसे कि तमाम ये संबोधन आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला संबोधन, दूसरा, इस तरह से आज जो है 7वां संबोधन होने जा रहा है। अब आप बोलिए घनश्याम, अब आप बोलिए। हमारे अखबार बताते हैं कि अभी तक हमारे देश में 50,273 केसेस हुए हैं। 1,14,610 लोगों की मृत्यु हुई है।
हमारी इकोनॉमी 10% से ज्यादा घट चुकी है। जिस सरकार ने शुरुआत इससे की थी कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लोग अपने जॉब्स को नहीं खोएंगे, उस सरकार की हालत ये है। जहां तक पाकिस्तान चीन की बात है तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आता है याद वो गुजरा जमाना, बिना बुलाए पाकिस्तान जाना, बिरयानी खाना, बर्थडे मनाना, 18 बार शी जिनपिंग से संग गुनगुनाना, ढोकला खिलाना, झूला झुलाना, फोटो में जिगरी यारी दिखाना, पाकिस्तान चीन के गले पर जाना, झूठ फूट में खुद को नेहरू बनाना, बाद में झूठे बहाने बनाना, आता है याद वो गुजरा जमाना। ये गुजरा जमाना बहुत, मैं 50 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, आज से ठीक 1 साल पहले घनश्याम, आप सभी लोग जश्न दुनिया में, घनश्याम एक सवाल अगर आपसे पूछ लूं मैं, घनश्याम, प्रधानमंत्री जी ने एक जश्न मनाया था, भारतीय जनता पार्टी शी जिनपिंग के फोटो लेकर के घूम रही थी। घनश्याम बस इतना बता दीजिए, घनश्याम बस इतना बता दीजिए, क्या आप शशि थरूर, क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या तहसीन के साथ हैं कि इंडिया से बेटर पाकिस्तान कर रहा है, मोदी से बेटर इमरान कर रहे हैं? बस ये बता दीजिए हाँ या ना। मैं ये जानता हूं कि पिछले 6-7 साल में कोई एक तिमाही बता दीजिए जिससे भारतीय, नहीं, आप एक मिनट, आप लोग नहीं, एक मिनट, क्या मोदी से बेटर इमरान कर रहे हैं? आप राहुल गांधी के साथ हैं, शशि थरूर तहसीन के साथ हैं आप? पिछले 5 सरकारों से ज्यादा व्यापार चीन को भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर क्या मोदी से बेटर इमरान कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया में खराब है? हमारे देश में मोदी जी को चुना है, आपने कहीं और वोट दिया होगा, चाहे इमरान को चुना गया होगा, मैं नहीं जानता। हमारे देश में मोदी जी को चुना है तो हम मोदी जी का आकलन करेंगे, आपकी मर्जी है। अच्छा चलिए फिर सर, दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट कौन से मुल्क का है? दुनिया में सबसे ज्यादा आप दिखाइए रिकवरी रेट कौन से मुल्क का है? आपको शर्म क्यों आ रही है नाम लेने में? इंडिया का है, हमने किया है। पूरी दुनिया में रिकवरी रेट 90% के आसपास पहुंच गया, वो हमारी उपलब्धि है। कहने में शर्म क्या है? मोदी थोड़ी ना पूछ रहा हूं, इंडिया में, पूरी दुनिया में रिकवरी रेट पर टॉप पर है इंडिया, सबसे आगे हिंदुस्तानी। संबित जल्दी से बोल लीजिए, संबित। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व के संबोधन में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 7वां संबोधन है। संबित जल्दी से जवाब दे दीजिए। आलोक मेहता, शेफाली वैद्य, मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित जल्दी से, मोदी से बेटर इमरान, देखिए तहसीन कह रहे हैं। देखिए अमन भाई, मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ इमरान खान को अच्छा बोलकर लोग मुस्कुरा भी रहे हैं, यहाँ अपने देश को नीचा दिखाकर लोग खुश भी हो रहे हैं, और ये लोग हमेशा ही इसी प्रकार के रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ये लोग मोदी जी से इतनी घृणा करते हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप बताइए, आप याद करिए जब मोदी जी ने कहा था कि कोरोना वॉरियर्स के लिए आप दिया जलाइए, आप लाइट ऑफ करिए, तो यही वो ग्रिड एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने कहा था सारी कंट्री के सारे ग्रिड फेल हो जाएंगे, आलोक मेहता हो जाएगा। ग्रिड फेल हुआ था 4 दिन पहले। एक मिनट आ रहा हूं, आलोक मेहता बहुत देर से वेट कर रहे थे, माफी के साथ। आलोक मेहता जल्दी से, आलोक मेहता 1 कमेंट आपका। आलोक मेहता, आपको भी लगता है कि इंडिया से बेटर पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है, इंडिया कहीं नहीं खड़ा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है और आशुतोष जी की बात से मैं सहमत हूं। किसी तरह से ऐसे मौके पर देश को, ये ठीक अनुशासित भी रखे, लेकिन देश का साथ, भारत जैसा देश, जैसा उन्होंने कहा ब्रिटेन कितना है, हमारा उत्तर प्रदेश भी उससे बड़ा प्रदेश है, तो ये सही है कि भारत के लोगों का सहयोग, थोड़ा कड़ाई तो राज्य सरकारें करें, उनके पुलिस करे। आप दिल्ली में, बिहार में जाइए तो पुलिस वाला नहीं घूम रहा होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे, निश्चित रूप से ऐसे समय में जो त्योहार का टाइम है, तब वो चीन की बात करने का कोई मतलब, चीन की सीमा पर जो करना है वो सेना कर रही है। नहीं, लेकिन सर, विवाद तो इस चीज का कहीं है ही नहीं ना आलोक जी, कि इमरान बेटर कर रहे हैं, पाकिस्तान बेटर कर रहे हैं। जिनको अच्छा लग रहा है चले जाए, या तो वहां पर शेफाली वैद्य, जिनको अच्छा लग रहा है चले जाए वहां पर। गलत कह रहा हूं क्या शेफाली वैद्य? पहले तो मुझे घनश्याम तिवारी जी की जो हास्य कवि सम्मेलन था वो खत्म हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा हंसी भी आई, अच्छा लगा। देखिए, ये सारी बातें जो है ना, आज का इशू ये एक्चुअली हवा में पतंग उड़ाना है। प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं वो किसी को मालूम नहीं है, सिवाय प्रधानमंत्री के और उनके पास की छोटी सी टीम के। तो हम चाहे कुछ भी स्पेकुलेशन करें, चाहे वो इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे, कोरोना के बारे में बोलेंगे, किसी के बारे में बोलेंगे, जब तक वो बोलते नहीं है तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि वो किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये वो यूपीए गवर्नमेंट तो है नहीं जहां पे एनडीटीवी की जर्नलिस्ट फोन उठा के नीरा राडिया से बात कर सकती थी और बोलती थी कि हाँ, गुलाम को फोन करना है, किसको कौन सा मिनिस्ट्री मिलेगा। इस मिनिस्ट्री में कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का गुलाम नहीं है, सभी आजाद है। तो ये प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे वो तो हमको अभी आधे घंटे में पता चल ही जाएगा।
दूसरी बात, हाँ ये जरूर हो सकता है कि त्योहार का सीजन है, लोग बाहर निकलेंगे, ज्यादा इंटरमिंगलिंग होगी, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कोरोना के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या बोलेंगे वो एक्चुअली सारे स्पेकुलेशंस हैं। जो मतलब अभी तक का मोदी जी का रिकॉर्ड ये है कि जब वो कुछ देश के नाम संदेश देते हैं तो वो डायरेक्ट जनता से बात करते हैं, किसी को वो उसकी खबर तक नहीं होने देते। आज भी वही होगा। तो आई एम जस्ट कीपिंग माय हमको फिंगर्स प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार ये कहने के लिए तो नहीं करना चाहिए कि वो कहेंगे तो हम कहेंगे कि हम पाकिस्तान से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो उनके बिना कहे हम कह सकते हैं ना, वर्ल्ड में सबसे आगे हिंदुस्तानी। वो तो हमको पाकिस्तान से कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं ना, शशि थरूर करते हैं ना सर, कांग्रेस पार्टी करती है ना मैम। वो तो शशि शंकर अय्यर है, वो तो मणिशंकर अय्यर का पार्ट 2 है, उनको क्या आप सीरियसली लेते हैं? नहीं, यहाँ पर तहसीन बैठकर बोल रहे हैं, तहसीन बैठकर बोल रहे हैं। संबित मैं आपके पास आ रहा हूँ, पुराने संबोधन एक बार सुना देते हैं, आइडिया हो जाएगा। जो शेफाली कह रही है क्या कहेंगे, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है प्रधानमंत्री के संबोधन में। जो सोचेंगे वो कहेंगे, नहीं कहेंगे, कई तरह की बातें सुना देते हैं उनके जो संबोधन। आपको बता दें कोरोना काल में ये उनका 7वां संबोधन है। इससे पहले उनके 6 संबोधन हुए, 19 मार्च, 24 मार्च, 3 अप्रैल। तमाम थोड़े संबोधन आपको सुनाते हैं, आपको आइडिया होगा क्या बोल सकते हैं आज प्रधानमंत्री। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहें। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। तो आपको बता दें 19 मार्च को प्रधानमंत्री का संबोधन था, तब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। 3 अप्रैल को 9 मिनट का प्रकाश पर्व आपको याद होगा। 14 अप्रैल को लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया गया था। 12 मई को 5वां संबोधन 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था इकोनॉमी बूस्टर के लिहाज से। 30 जून को 6ठा संबोधन, मुफ्त राशन की समय सीमा बढ़ा दी गई थी गरीब कल्याण योजना के तहत। और 20 अक्टूबर आज क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बस मेरे ख्याल से और जो है 40 मिनट का और इंतजार। मोदी एड्रेस ऑन जी, इस पर आप ट्वीट करिए, आपको क्या लगता है क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बहुत एक्टिव हैं। मोदी एड्रेस ऑन जी आप ट्वीट करें, आपको क्या लगता है क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री। संबित अब आप बोल लीजिए, उसके बाद डिबेट में वापस लौट रहा हूं मैं। संबित आप बोलिए। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री के संबोधन के विषय की बात है, आप याद रखिए 2 चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। एक तो मैंने जो पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी का कनेक्ट जो लोगों के साथ में है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के लोगों की परिपक्वता देखिए, हिंदुस्तान के लोगों की महानता देखिए। जो भी प्रधानमंत्री ने जब भी कहा किस प्रकार अनुशासन के साथ उसका पालन हिंदुस्तान की जनता ने किया है, यह दिखाता है कि हिंदुस्तान की जनता ये तमाम विपक्षी पार्टियों के भ्रम फैलाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी से कितना प्यार करती है।
मुझे वो दृश्य याद है, और वो आप दृश्य जरूर दिखाएं कि जब प्रधानमंत्री ने कहा था कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए आप थाली या ताली बजाएं, मुझे वो बूढ़ी माँ की तस्वीर याद आती है जो बहुत गरीब है और एक स्लम एरिया में रहती है, मगर वो अपने घर के बाहर आके वो छोटा सा थाली वो भी बजा रही है। मुझे ये तमाम गरीब लोग जो प्रधानमंत्री को, उनके घर में टीवी भी नहीं होगा, फिर भी प्रधानमंत्री ने कहा है हमें इसकी पालना करनी है, ये लोगों की परिपक्वता को दिखाता है। और वहीं मुझे विपक्षी पार्टियों पर दया आती है। देखिए, लोकतंत्र का नाम लेकर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, इमरान खान के साथ कंपैरिजन करना, इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चीन को लेकर यहां पर प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, आधा घंटा ही शेष है। राहुल गांधी को समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा होगा कि क्या है क्या नहीं। यहां चीन को लेकर उनका एक फॉर्मेट बना हुआ है, वो बटन दबा दिया बस कि चीन कब जाएगी कब आएगी। ये मतलब किस प्रकार की अपरिपक्वता है। आप लोगों की परिपक्वता को देखिए और विपक्षी पार्टियों के अपरिपक्वता को देखिए। मुझे शर्म आता है कि कल सोनिया गांधी जी ने एक देश के नाम संबोधन किया था और उसमें कहा था कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, लोकतंत्र खतरे में है। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इसी लोकतंत्र की मजबूती के कारण जनता के साथ रूबरू होने वाले हैं और जनता के ही विषय को उठाने वाले हैं। तहसीन, लोकतंत्र खतरे में और फिर भी आपको कहने की आजादी है कि मोदी से बेटर इमरान। लोकतंत्र खतरे में होता तो ये कह पाते आप? सबसे ज्यादा आजाद लोकतंत्र नहीं है तहसीन? भाई संक्षेप में जवाब दूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे और घनश्याम को बहुत इंटरप्ट करते हैं। हम संक्षेप में बात करें, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए क्योंकि फिर हमारी बात अधूरी रह जाती है। आपका जो प्रश्न था डेटा को लेकर, मैं आपको बता दूं, भारत के इर्द गिर्द जितने भी मुल्क है कोविड को लेकर, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड और फिर पाकिस्तान, इन सभी मुल्कों ने भारत से कोविड और इकोनॉमी पर बेटर परफॉर्मेंस किया है। तो आप ये ताली बजाइए, थाली बजाइए और प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछिए कि क्यों देश से लगातार झूठ बोलते। दूसरी बात अब समाप्त करता हूं। आप बार बार अमन भाई बोलते और सभी बीजेपी के समर्थक भी बोलते, आप आए तो एंकर हो लेकिन समर्थक बोलते कि भारत का रिकवरी रेट सबसे अच्छा है। इस भ्रम को मैं एक सेकंड में तोड़ दूं। कोविड में या तो आप मरोगे या तो आप जिंदा रहोगे, या तो आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और भारत का पर मिलियन मृत्यु 83 है, यानी कि हमारे रीजन में सबसे ज्यादा है। तो प्लीज ये भ्रम फैलाना भी बंद कीजिए। डेटा पर बात की मैंने। तो रिकवरी रेट जो 88% के आसपास है वो भ्रम है, और सबसे कम मोर्टेलिटी रेट अगर है वो भ्रम है। उसमें थर्ड सबसे कम मोर्टेलिटी रेट नहीं है भारत की। पर मिलियन 83 लोग की मृत्यु हो रही है भारत में, हमारे रीजन में, जबकि बांग्लादेश की अगर देख लो तो 0.4 है, अन्य मुल्कों की कम है, थाईलैंड की कम है। लेकिन रिकवरी रेट की आप बात करियो, कोविड में या तो आप रिकवर हो गए या तो आप मर जाओगे। बीच का रास्ता क्या है कोविड के अंदर? कोई बीच का रास्ता है? हाथ कटता है, तो फिर ये पैर कटता है, यही होगा, कोई चीज होगी। आप क्या बोल रहे हो? कुछ तो साइंस की बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकवरी रेट, WHO रिकवरी रेट, पूरी दुनिया रिकवरी रेट की बात कर रही है, सब भ्रम है। अरे वो इन कंपैरिजन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा रिकवरी रेट है सर। आपके कहने में ऐसी क्या शर्म है? हम अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं कहने में क्या प्रॉब्लम है? मोदी अच्छा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। अच्छा नहीं है? नहीं, 83 पर मिलियन डेथ्स है, जबकि वियतनाम में 0.4 है, नेपाल में 25 है, अफगानिस्तान में 13 है, भारत में सबसे ज्यादा है। संबित अच्छा, एक बड़ी खबर बताना जरूरी। चिराग पासवान का स्टेटमेंट है, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि चुनावों के लिहाज से। चिराग पासवान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सबको सुनना चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं, वो आप जानते हैं बिहार में चुनाव अलग लड़ रहे हैं, लेकिन वहां थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि नीतीश के खिलाफ लेकिन मोदी के साथ, जेडीयू के खिलाफ लेकिन बीजेपी के साथ, चुनाव बाद सरकार बनेगी बीजेपी एलजेपी, लेकिन साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसको लेकर अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी जी की बात सबको सुननी चाहिए। सुन लीजिए एक बार। प्रधानमंत्री जी का मैसेज आया कि वो राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं और सबको सुनना चाहिए उनका संबोधन, जानना चाहिए कि किस बारे में वो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का मैसेज आया कि वो राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं और सबको सुनना चाहिए उनका संबोधन, जानना चाहिए कि किस बारे में वो कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। राजनीतिक विरोधी है, लेकिन इतना तो मेरे ख्याल से वो भी समझ रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी के नेता नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का संबोधन होने जा रहा है। संबित आप बोल लीजिए। संबित, उसके बाद घनश्याम मैं आपके पास आऊंगा।
देखिए, जहां तक कोरोना को लेकर यहां आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे थे, कोई भी व्यक्ति पब्लिक डोमेन में आंकड़े हैं जाके देख सकता है कि पर मिलियन हिंदुस्तान का औसत क्या है, पर मिलियन बाकी देशों का औसत क्या है। अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो लगभग उत्तर प्रदेश के आसपास का है, फिर भी अमेरिका में 2 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके कंपैरिजन में हिंदुस्तान के आंकड़े क्या है वो भी आप जानते हैं। ये जो कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं, आपको जानना होगा पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान कोई आंकड़े इकट्ठा भी करती नहीं है, पाकिस्तान कोई कोविड टेस्ट करती भी होगी या नहीं करती है यह भी आपको जानना पड़ेगा। ये इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं पाकिस्तान को लेकर कि साहब हर विषय पे पाकिस्तान हमसे आगे है, नेपाल हमसे आगे है। आप सोचिए जरा, कहां छोटे छोटे देश हैं जो हमारे एक एक राज्यों के बराबर है और कहां भारतवर्ष की पॉपुलेशन है। 130 करोड़ जनता को लेकर भारतवर्ष ने जिस प्रकार का एक रिजॉल्व दिखाया है वो अपने आप में पूरे विश्व का रिकॉर्ड है। आप याद करिए, जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर डिबेट छिड़ा था, यही वो राहुल गांधी और कांग्रेसी थे जो कह रहे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ना होने के कारण भारतवर्ष में लोगों की मृत्यु होगी। मोदी जी ने 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भेजा भी और भारतवर्ष में भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की कमी नहीं आने दी। यही होता है एक फॉरवर्ड लुकिंग नेता का नेतृत्व, और जो बैकवर्ड लुकिंग नेतृत्व होता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ किस प्रकार कंधे से कंधे मिलाकर और चीन की आवाज में बोलता हुआ नजर आता है वो हमें दिख रहा है। घनश्याम एक प्रखर वक्ता है, लेकिन ऐसा कोई हफ्ता गुजरता नहीं है कि जब मैं बहस में बैठता हूं उनके मुंह से झूठ नहीं सुनता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी जोड़ लीजिए, तब जाके आप अमेरिका की आबादी पे पहुंचते हैं, और वो तुलना ही बेकार है। आप अपने क्षेत्र की तुलना कीजिए। संबित में अभी तक इस पूरी बहस में एक और अखबार के तमाम हेडलाइंस हैं, शायद अखबारों को सूचना रही होगी कि प्रधानमंत्री देश को एड्रेस करेंगे। घनश्याम, थोड़ा तकनीकी दिक्कत है, आपका ऑडियो चला गया। मैं आपके पास लौटता हूं क्योंकि अभी जो चिराग पासवान का बयान सुना रहे थे, जो कि राजनीतिक विरोधी हैं बिहार में, वो भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। जो बिहार की खिचड़ी है, इसको लेकर सवाल सुधीर चौधरी की तरफ से, एडिटर इन चीफ जी न्यूज, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया था गृह मंत्री अमित शाह से। वो एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मैं डिबेट में वापस लौटूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा तकनीकी दिक्कत थी, आपकी आवाज चली गई थी घनश्याम, मैं आप ही से शुरू करूंगा, सुन लीजिए एक बार। जी, इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो है चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर, कि एलजेपी इस तरफ है कि उस तरफ है। ऐसा लगता है कि लोगों में भी कंफ्यूजन है, और हो सकता है कि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी ये कंफ्यूजन हो। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, अच्छा किया सुधीर जी आपने सवाल कर दिया। एलजेपी की ओर से मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं एलजेपी पार्टी से मेरा कोई उनकी ओर से बोलने का अधिकार नहीं है, परंतु एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एलजेपी बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा नहीं है। शेफाली वैद्य, विरोधी भी समझ रहे हैं कि बीजेपी का नेता नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का संबोधन होने जा रहा है, इसलिए चिराग पासवान जो कि राजनीतिक विरोधी है वो भी कह रहे हैं मोदी जी को सुनिए। जी, वो तो जाहिर है ना कि देश का प्रधानमंत्री अगर देश के नाम पे संदेश दे रहा है तो सुनना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी की विरोधी हूँ, लेकिन अगर यूपीए के कार्यकाल में मनमोहन सिंह अगर संबोधित करते तो मैं जरूर सुन लेती। सुनने के बाद तय कीजिए ना आपको क्या कहना है, कि ये सिर्फ सोचने के लिए और स्पेकुलेट करने के लिए कि इनको ये बोलना चाहिए, इनको वो बोलना चाहिए। वो तो पिछले हमने जब से मोदी जी पावर में आए तब से हमने देखा है कि जब भी उनको देशवासियों से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात करते हैं, किसी मीडिया के थ्रू नहीं, वो सीधे सीधे लोगों से बात करते हैं और लोग उनकी बात सुनते हैं, चाहे राजनीतिक नेता कुछ कहे ना कहे। जो चिराग पासवान कह रहे हैं वो सेंसिबल है कि देश का प्रधानमंत्री अगर देश के लोगों के साथ बात करना चाहता है तो जरूरी है कि देश की जनता उनको सुने, सुनने के बाद डिसाइड करो ना कि उन्होंने क्या बोला है। ब्लैकआउट करेंगे क्या टीवी? घनश्याम, नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे क्या? वो उनके सुनने ना सुनने से क्या होता है, उनके सुनने ना सुनने से क्या होता है? वो मन की सुनना चाह रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे घनश्याम। प्रधानमंत्री जी ने आधी रात को जीएसटी का ऐलान किया तब भी हमने सुना था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा तब भी हमने सुना था। जब उन्होंने कहा कि चीन से कोई ना आया है ना कोई जगह कब्जा हुई है वो भी हमने सुना था। तो प्रधानमंत्री जी ने जब 20 लाख करोड़ की बात की तब भी हमने सुना था। जब प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए तब भी हमने सुना था। और 18 बार शी जिनपिंग से मिले वो भी हमने सुना। तो हमने कभी भी सुनने में कोई अपनी तरफ से आज क्या सुनना चाहते हैं या उनको सुनने में अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की। सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो देश के जहन में डर उत्पन्न हो जाता है। इतने सारे गलत निर्णय लिए गए हैं पहले प्रधानमंत्री के संबोधन में कि इस बार फिर से कोई आम आदमी की हानि ना हो जाए, इससे एक डर जरूर रहता है देश के लोगों के बीच में।
डरे हुए हैं घनश्याम जी, समाजवादी का पार्टी का हेडक्वार्टर देश नहीं है। देश में लोग सुनते हैं प्रधानमंत्री की बात, किसी भी हर छोटी झोपड़ी से लेके, और डर के मारे नहीं सुनते, वो जेन्युइनली सुनते हैं कि क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री। अगर ये नहीं होता तो प्रधानमंत्री के हर निर्णय का स्वागत जनता ने नहीं किया होता। तो ट्विटर पे 4 लोग मीम करते हैं या आप स्टूडियो में आके बोलते हो कि देश को डर लग रहा है, आप देश नहीं हो। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं शेफाली जी कि जब तक प्रधानमंत्री जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले तक इस देश में सबसे ज्यादा पीसी सरकार के पोस्टर हुआ करते थे। उसके बाद मोदी सरकार के पोस्टर बनने लगे। उधर भी जादूगरी थी, इधर भी जादूगरी है। उधर भी सच सही सामने आता था, जादूगरी सामने आती थी, इधर भी सच सामने। ये जादू से होगा क्या? रिकवरी रेट इंडिया में सबसे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जादू से थोड़ी ना होगा। देखो अमन, ये जादू से थोड़ी ना होगा। अब इस वक्त अगर इंडिया सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, तो पूरी दुनिया, तो ये कोई जादू से थोड़ी ना होता। संबित अमन, कैन आई कमेंट प्लीज? हाँ बोलिए शेफाली जी, आप बोलिए। शेफाली जी बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद संबित आप बोलिएगा। जो तहसीन पूनावाला ने अभी जो साइंस को चौंकाने वाली बात की ना, जिसको आपने एक्चुअली उठाना चाहिए था, वो मैं उठा रही हूँ। उन्होंने बोला कि कोरोना के बारे में एक ही है, या तो कोरोना से आदमी मरता है या फिर रिकवर होता है। वो सिर्फ कोरोना से होता है क्या? प्लेन फ्लू से लेके मलेरिया से लेके हर रोग में वही तो होता है, लोग या तो मरते हैं या तो रिकवर होते हैं। मतलब व्हाट इज द पॉइंट यू वाज ट्राइंग टू मेक? वो उनको करना है ना विरोध, उनको कुछ भी क्या करना है, उनकी मजबूरी है, समझना चाहिए लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। संबित अब आप बोलिए। संबित मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी आऊंगा, तहसीन आपके पास आऊंगा, पहले संबित उसके बाद तहसीन। कोई बात नहीं, प्लीज नो प्रॉब्लम। संबित देखिए मुझे डरे हुए वो कह रहे हैं, घनश्याम डरे हुए हैं। मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि हिंदुस्तान, हाँ एक सेकेंड, देखिए अमन भाई, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में प्रधानमंत्री देश को संबोधन करने वाला है। कुछ देर में उनकी संबोधना होने वाली है और यहाँ पर हम डिबेट कर रहे हैं कि ये संबोधना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो झूठे हैं, कैसा है, ऐसा है, वैसा है। आज तक मैंने पूरे विश्व में ऐसा डिबेट, आप बताइए हम कहाँ चले गए हैं, हम क्या कर रहे हैं? और ये फिर आके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया। मतलब ऐसा कितना लोकतंत्र चाहिए, ये मुझे जरा पैमाना बताइए। प्रधानमंत्री ने अभी बोला नहीं है और जितनी गाली अभी देखिए आप ही के डिबेट में प्रधानमंत्री को झूठा बोल दिया गया। मतलब बोलने से पहले इन्होंने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री जो बोलेंगे वो झूठ बोलेंगे, और यह तय कर लिया गया कि प्रधानमंत्री कोरोना के विषय में गलत बोलेंगे और इमरान खान से तो खराबी बोलेंगे। इमरान खान के पास ज्यादा अच्छे डाटा हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। देखिए ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनका वजूद, पॉलिटिकल वजूद खतरे में है, और ये 2014 के बाद से ही ऐसा हो रहा है। ये अवार्ड वापसी से लेकर अब तक देखिए आगे और इनकी बौखलाहट बढ़ जाएगी, और जब भी प्रधानमंत्री बोलेंगे ये इसी प्रकार की बौखलाहट होगी। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को और देश के निवासी तो बहुत ज्यादा परिपक्व हैं, और भाजपा के कार्यकर्ताओं को इतना ही बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल जारी रखना है। कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई ये चिल्लाते रहेंगे, हमें मुस्कुराना है, हमें इन पे गुस्सा नहीं करना है। ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। नहीं संबित, कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई थोड़ी ना है। कांग्रेस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अपने खिलाफ लड़ाई क्यों समझती है? नहीं, मैंने कहा था, आप याद करिए, मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, ये 3 C's के खिलाफ लड़ाई है, ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, ये चीन के खिलाफ लड़ाई है, और ये कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ाई है। क्योंकि जो लोग चीन का साथ देते हैं और जो कोरोना को लेकर कंफ्यूजन फैलाते हैं, उनको भी हमें भ्रम नहीं फैलाने देना है। याद करिए, ये आप लॉकडाउन लाएंगे तो ये बोलेंगे लॉकडाउन क्यों लाया, लॉकडाउन की क्या आवश्यकता है, सारा इकोनॉमी डूब जाएगा। लॉकडाउन नहीं लाएंगे तो अच्छा, लॉकडाउन नहीं लाए, अब तो हम सब मर जाएंगे कोरोना से। मतलब ये दोनों तरफ से इन्हीं का होगा, चित भी मेरी, पट भी मेरी। मैं आपको बता रहा हूं, अभी अगर प्रधानमंत्री जी, आप याद करिए, पहले जब लॉकडाउन हुआ था तो अगले दिन राहुल गांधी ने क्या कहा था, ये लॉकडाउन क्यों किया, लॉकडाउन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये तो प्लान्ड लॉकडाउन होना चाहिए था, ये अनप्लान्ड लॉकडाउन है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन हटाने की बात की, लॉकडाउन क्यों हटाया, अब तो पीक पे आ गया है, नहीं हटाना चाहिए था। मतलब हर चीज पे जो बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन करना है। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से, 6 बजे ये आप मत बोलिएगा कि हम सबको ऑक्सीजन सांस में लेना है और गहरी सांस लेना है। देखिए हम लोकतांत्रिक देश हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे विपक्षी सांस लेना ही बंद कर दे। बस इतना मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये अनाउंसमेंट ना करे कि सांस लेना अनिवार्य है।
रवि त्रिपाठी। रवि, अब तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का और वक्त है, 22 मिनट और है, 6 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन, 22 मिनट बाद वैक्सीन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम समय बचा है, लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं बिहार में हूँ और लगातार सफ़र कर रहा हूँ। अगर आपने देखा हो तो मैं 3 बार रुककर इस मुद्दे पर लाइव लोगों से बात की है मैंने। मैं पटना से चला था, अभी बोध गया में हूँ, और इन 3 जगहों पर लोगों से जो बातचीत का नतीजा निकला ये है कि प्रधानमंत्री पर लोगों को भरोसा है। एक डर की बात कुछ लोगों में, गिने चुने लोगों में है जो विपक्षी खेमे में है, लेकिन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री पर यह भरोसा है कि प्रधानमंत्री जो करेंगे सही करेंगे देश के लिए, और कुछ अच्छा ही लेकर आने वाले होंगे। क्योंकि पटना में बात की, मसौढ़ी में, वहाँ लोग ये कह रहे थे, जब गया के आसपास पहुंचे, जहानाबाद में, तब भी लोग ये कह रहे थे, और जब गया पहुंचे हैं तब भी ये लोग कह रहे थे। आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री कोरोना का वैक्सीन निकालने वाले हैं और अच्छा से अच्छा होगा। आपको भरोसा है? भरोसा है जी। ये बताइए, अचानक आए शख्स, इनको बुलाया नहीं गया, ये बैठे हैं दुकान पर, चूंकि मैं रास्ते में सफर कर रहा हूं तो इनको सुना इन्होंने, तो अचानक आया प्रधानमंत्री कोरोना का वैक्सीन निकालने वाले हैं और बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री पर भरोसा है, और यही ठीक है रवि, वैक्सीन को लेकर क्या गुड न्यूज आ सकती है? और अगर वैक्सीन को लेकर गुड न्यूज आती है, जिसकी संभावना है, जो ट्रायल अलग अलग स्टेजेस पर है, लेकिन आपको बता दें एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत दौरे पर आएंगे। यह बड़ी खबर, 26 अक्टूबर को भारत आएंगे माइक पोम्पियो। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो 26 अक्टूबर को भारत आएंगे। 28 अक्टूबर को श्रीलंका और मालदीव जाएंगे माइक पोम्पियो। 26 अक्टूबर को भारत आएंगे माइक पोम्पियो। छब्बीस अक्टूबर को भारत आएंगे माइक पोम्पियो। 26 और 27 अक्टूबर को भारत में ही रहेंगे माइक पोम्पियो, और उसके बाद विदेश मंत्री अमेरिका के फिर श्रीलंका और मालदीव के दौरे पर जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। यहाँ तहसीन आप जवाब देना चाह रहे थे शेफाली वैद्य की बात का। रिकवरी रेट को आप डिनाई कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, या तो मरता है या बचता है? जी, मैं अगर हम दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े और साइंस पढ़े, तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेस है, जैसे डायबिटीज है, HIV है, जिससे आप रिकवर नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनको सप्रेस कर सकते। तो पहले साइंस पढ़ते टीवी चैनल पर आना चाहिए। दूसरी बात, संवित भाई कह रहे थे कि डेटा शायद गलत हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन के साथ कहा कि भारत का डेटा पूरी तरह से गलत है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के मित्र ने कहा, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। और तीसरी बात, देखिए जो मैं डेटा दे रहा हूं वो वर्ल्डोमीटर से आता है, जो WHO को डेटा दे रहा है। आप सब कुछ भी आंकड़े दे रहे हो। अभी रिकवरी रेट कितना है वैसे? बता दो। भारत में पर मिलियन, सुन लीजिए, भारत में पर मिलियन 83 लोग मर रहे, जबकि थाईलैंड में 0.4, नेपाल में 0.6 और वियतनाम में 0.2। रेट नहीं पूछ रहा, रिकवरी रेट आप नहीं बोलते हैं जानकर, क्योंकि पता है कि इंडिया का बेस्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड। रिकवरी रेट, अमन सुनिए, रिकवरी रेट सुनिए अमन, रिकवरी रेट कम्स विद मोर्टेलिटी रेट, और सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु की संख्या भारत में है पर मिलियन पॉपुलेशन। क्या फाइट कर रहे हैं? आप जानते हैं सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में, सबसे ज्यादा रिकवरी रेट इंडिया। गलत है। सबसे अच्छा रिकवरी रेट कितना है, इतना तो बता दीजिए, कितना है रिकवरी रेट? झूठ कैसे? अच्छा मेरे को झूठा बताइए सर, कितना है रिकवरी रेट? आप झूठ, कितना? दोबारा से कह रहा हूं, सुन लीजिए, भारत का रिकवरी रेट को आपको मोर्टेलिटी रेट के साथ, सर अगर आप मुझे टोकोगे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप मेरी बात आने दोगे पता नहीं है असल में आप क्रिप करता है तब करते हैं जब आपको पता नहीं होता सर। वरना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे, आप मुझे टोकोगे, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कितना रिकवरी रेट है तहसीन, बस ये बता दीजिए, आप ही बोलिए। अगर आप बीच में बोलना बंद करोगे तो मैं जवाब। हाँ बोलिए। भारत का रिकवरी रेट या किसी भी मुल्क का रिकवरी रेट, भारत का जो करीबन 88 और 90% के बीच में बताया जाता है, वो मोर्टेलिटी रेट के साथ देखा जाता है। और मोर्टेलिटी यानी मृत्यु की संख्या पर मिलियन भारत में सबसे ज्यादा है 83, जबकि थाईलैंड में 0.3, नेपाल में 0.4, वियतनाम में 0.5 और अन्य मुल्कों में 15 या 20 है। भारत सबसे खराब परफॉर्मेंस में है, ये वर्ल्डोमीटर WHO के आंकड़े हैं। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस है जिससे आप रिकवर नहीं हो सकते, लेकिन आप मरते भी नहीं, आप उसको सप्रेस करते हो। जैसे HIV होती है, जैसे डायबिटीज होती है, आप उनको सप्रेस करते हो। तो प्लीज थोड़ा साइंस सीखते जी न्यूज पर आइए। नहीं, दिक्कत यह है असल में आप WHO की थ्योरी को रिजेक्ट कर रहे हैं। आप WHO से बड़े डॉक्टर हो गए तहसीन, मुझे नहीं पता था डॉक्टर तहसीन। आप WHO की थ्योरी को डिनाई कर रहे हैं। WHO की थ्योरी है वही, वो रिकवरी रेट, ठीक होने वाले रिकवरी रेट है वो 88% को क्रॉस कर चुका है। 90% हम लोग कह रहे हैं कि दिवाली तक कोरोना का दिवाला समझौता निकल जाएगा तहसीन। रिकवरी रेट की मैं बात कर रहा था, जो ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया का सबसे बेस्ट है, सबसे हाईएस्ट रिकवरी रेट इंडिया का। ये कहने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। 17 मिनट बाद
17 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन 16 मिनट 58 सेकंड। जी न्यूज पर आप इसको संबोधन को आप देखेंगे। तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी लाइव रहेगा, चाहे फेसबुक चाहे ट्विटर, हर जगह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है वो लाइव रहेगा। मोदी एड्रेस ऑन जी, मोदी एड्रेस ऑन जी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होने जा रहा है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? 16 मिनट 36 सेकंड का इंतजार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.